हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल डॉक्टर मेडिको पे स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो एल्केनम हेलोइरिन। तो चलिए हम आपको एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्लियर कराएंगे, जो कि आपको सबको पता है कि एनसीईआरटी से ही नीट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम क्यों ना एनसीईआरटी को ही अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम सबको पता है कि हेलो एल्केन जो होते हैं, मतलब एल्केन जो आपका जो हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों आते हैं। तो एल्केन में हाइड्रोजन को हटा देते हैं और अगर हेलोजन को जोड़ देते हैं तो आपको क्या बनता है, हेलो एल्केन बन जाते हैं। हेलो एल्केन बन जाते हैं। तो एग्जाम्पल समझ सकते हैं, ये रहा हमारे पास RH, ये रहा हमारे पास में हेलोजन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। इसी तरीके से हेलोइरिन की अगर बात करते हैं तो हेलो एरिन, एरिन मतलब एरोमेटिक कंपाउंड। तो एरोमेटिक कंपाउंड में अगर डायरेक्टली हेलोजन आपका बेंजीन से जुड़ा है तो उसको आप हेलोइरिन बोलते हैं। तो अब इसको हम बना कैसे सकते हैं, तो इसको बनाने के लिए हमारे पास में बेंजीन है, बेंजीन में हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम की जगह पर मैं क्या लगा दूं, हटा करके हेलोजन एटम लगा दूं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हेलो एरिन बन जाएगा। तो अगर मैं इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो सबको पता है कि बेंजीन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो ये हमारा क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से अगर हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, वो भी एरोमेटिक कंपाउंड से, तो आपका क्या होगा, हेलो एरिन होगा। और हेलो एल्केन में क्या होता है, आपके पास sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज दोनों आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए आगे देखेंगे, तो आपका हेलो एल्केन में क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज और sp2 हाइब्रिडाइज दोनों कार्बन एटम से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेलो एल्केन बोल देते हैं। तो चलिए हम आप आगे देख लेते हैं क्या कहते हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में क्या बोला है कि अगर हम हाइड्रोजन एटम को अगर रिप्लेस कर देते हैं, अगर हम हाइड्रोजन एटम को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसमें, एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में, और हेलोजन लगा देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एल्किल हैलाइड, जिसको आप हेलो एल्केन बोलते हैं। हेलो एल्केन इसका यहाँ पे आईपीसी नेम है और एल्किल हैलाइड इसका यहाँ पे कॉमन नेम है। एरिल हैलाइड जो इसका कॉमन नेम हो गया, हेलो एरिन इसका आईपीसी नेम हो गया। तो अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हेलोजन एटम को लगाते हैं हाइड्रोजन की जगह तो हमको बनता है एरिल हैलाइड या हेलो एरिन बनता है। अगर हम एलिफैटिक में से हाइड्रोजन को हटा करके अगर हेलोजन लगा देते हैं तो हमको क्या मिलता है, हेलो एल्केन मिल जाता है। तो हेलो एल्केन के पास में जो हाइड्रोजन एटम जुड़ता है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ेगा। sp3 हाइब्रिडाइज एल्काइल ग्रुप के पास कार्बन एटम है, जबकि हेलो एरिन में अगर देखा जाए तो हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज से जुड़ता है, जो कि हम ऊपर बात कर चुके हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग होता है। हाँ ठीक। अब बहुत सारे हेलोजन एटम जो होते हैं हमारे नेचर में पाए जाते हैं, जिनका हमारे क्लिनिकली ज़्यादा यूजफुल है। यहाँ से लोग छोड़ देते हैं एनसीईआरटी को, तो हम इसको यहाँ से देख लेते हैं। तो इसका इंडस्ट्री में भी यूज है, ठीक है, कि क्लिनिकल में भी यूज है। तो कौन कौन से ऐसे कंपाउंड हैं, तो इनको हम सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज करते हैं। कौन से, यानी कि ये बोल सकते हैं आपके कैसे हैं, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। तो जो पोलर पोलर घुलता है, नॉन पोलर घुलता है। तो जब नॉन पोलर सॉल्वेंट को घोला जाता है तो उसके लिए हमको नॉन पोलर सॉल्वेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे कैसे होते हैं, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट को एक तरीके से इनको सॉल्वेंट के तौर पे भी यूज़ किया जाता है और स्टार्टिंग मटेरियल के तरीके से भी यूज़ किया जाता है। और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी इनसे हम बनाते हैं। तो कुछ यहाँ पे दिए गए क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, उनमें से एक आपको क्लोरेमफेनिकोल है। क्लोरेमफेनिकोल का यूज़ किया जाता है जब किसी को टाइफाइड हो जाता है, तो टाइफाइड के ट्रीटमेंट के दौरान भी जो एंटीबायोटिक दी जाती है वो हमारी कौन है, क्लोरेमफेनिकोल है, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। आप सबको पता है टाइफाइड किससे काज होता है, टाइफाइड काज होता है साल्मोनेला टाइफोरियम बैक्टीरिया से, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से। ये तो सबको पता है, आपको बायोलॉजी में भी देखने को मिलेगा। और दूसरा क्या है, ये सबको पता है, थायरोक्सिन जो हमारा हार्मोन होता है वो आयोडीन युक्त होता है। अब इसकी डिफिशियंसी से क्या होता है, सिंपल ग्वाइटर हो जाता है, जिसको कॉमनली हम लोग घेंघा के नाम से जानते हैं। तभी क्या कहते हैं, आयोडीन वाले नमक खाओ, घेंघा दूर भगाओ। तब क्या अब यहाँ पे क्या है, सिंथेटिक हेलोजन कंपाउंड है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन का ट्रीटमेंट किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। एक यहाँ पे अब आपको जो एनेस्थीसिया के तौर पे खाली एनसीईआरटी में दो ही जगह आपको कंपाउंड मिल सकते हैं। एक आपका हेलोथेन है, कौन है, हेलोथेन एक कंपाउंड है। एक आपको देखने को मिल सकता है एमाइंस में। तो हेलोथेन जो एनेस्थीसिया के तौर पे सर्जरी के दौरान में यूज़ किया जाता है। अब जब किसी की सर्जरी जब होती है तो उस दौरान में उसका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, तो एक तरीके से ब्लड पोटेंशियल के तौर पे हम फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड का हम यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं आर्गेनो हेलोजन कंपाउंड क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें आर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आर्गेनो मतलब कार्बन, ऐसे हेलोजन जो कार्बन एटम से अगर जुड़ते हैं तो उनको बोलते हैं आर्गेनो हेलोजन कंपाउंड। तो चलिए अब हम देख लेते हैं, पहला हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे है।
तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे हम कंपाउंड को मोनो, डाई या पॉली हेलोजन कंपाउंड के तौर में हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर किसी हेलोजन एटम जो है आपका केवल एक ही अगर जुड़ा हुआ किसी हाइड्रोकार्बन से तो उसको मोनो हेलोल्केन बोलते हैं। अगर 2 जुड़ गए हैं तो डाई हेलोल्केन बोल देते हैं। अगर 3 जुड़ गए तो ट्राई हेलोल्केन बोल देते हैं। अगर हम यहीं पे अगर बात करते हैं, अगर मैं हेलोजन की जगह पे मैं अगर OH लगा दूँ, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। इसी डाईहाइड्रिक एल्कोहल को बोलते हैं एथाइलिन ग्लाइकोल। इसका यूज़ किया जाता है एंटी फ्रीजिंग के तौर पे, यूज़ किया जाता है, जो लगभग हमारे जो सोल्यूशन में दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहीं पे अगर देख लिया जाए, ये हमारा क्या, अगर मैं 3 कार्बन से अगर मैं OH जोड़ देता हूँ तो इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल बोलते हैं। ये हमारा ग्लिसरॉल दिया गया है। ये हमारा क्या है, मोनो हेलोएरीन है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से डायरेक्ट जुड़ा हुआ। हालांकि एक हेलोजन है तो मोनो हेलोरीन, 2 जुड़ गए तो डाई हेलोरीन, 3 जुड़ गए तो ट्राई हेलोरीन। अब इसी तरीके से फिनॉल भी होता है, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, इस तरीके का होता है। तो दूसरा हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जो कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है, तो जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, उसके बेसिस पे है। तो हमारे पास में कौन है, एक तो पहला sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से जुड़ा है, दूसरा हमारे पास sp2 है। तो पहले हम sp3 देख लेते हैं। अगर हमारा हेलोजन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से जुड़ा है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब सेचुरेटेड है, तो उसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ठीक, ये आपके पास 3 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हो सकते हैं। प्राइमरी हैलाइड क्या होता है, ऐसा हेलोजन, मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन क्या हो, केवल एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी। अगर ये जिस कार्बन से आपका हेलोजन जुड़ा है, अगर वो कार्बन 2 कार्बन एटम से जुड़ा है तो उसको सेकेंडरी बोलते हैं। अगर वही कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है तो उसको टर्सरी बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया। अब आगे देख लेते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक क्या होते हैं, एलाइलिक में क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अगर जुड़ा है तो उसको बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। अब यहीं से अगर हेलोजन जुड़ जाएगा तो उसको बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। अगर यहीं पे एल्कोहल जुड़ जाएगा तो उसको एलाइलिक एल्कोहल बोल देते हैं। अब यहाँ पे रिएक्टिविटी की भी अगर बात आती है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होते देन कंपेयर टू विनाइलिक। क्यों, क्योंकि अगर ये हेलोजन को हटा दोगे, कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव सिंगल डबल ये रेजोनेंस में आ जाएगा। इस वजह से एलाइलिक हैलाइड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। अब यहीं पे अगर मैं विनाइलिक की अगर मैं बात करता हूँ तो विनाइलिक लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों, क्योंकि इसका रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट, इस वजह से विनाइलिक हैलाइड यानी विनाइलिक और एराइलिक इसी वजह से रिएक्टिव नहीं होते हैं। तब देख लेते हैं एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको आप एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्या जनरली हम समझते हैं कि यही है, ऐसा नहीं, साइक्लिक में भी हो सकता है। जैसे ये हमारा है तो ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन है, ये भी हमारा एलाइलिक कार्बन, इससे भी अगर हेलोजन जुड़ा है, इससे भी हेलोजन जुड़ा है, तो दोनों हमारे क्या होंगे, एलाइलिक हैलाइड होंगे। ये समझ में आ गया सबको। अब देख लेते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइल क्या होता है, बेंजाइल मतलब बेंजीन से एक डायरेक्ट कार्बन जुड़ा हो, उस कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको आप बेंजाइलिक बोलते हैं। इसका अब ये क्या है, सिंगल बॉन्ड। अब ये प्राइमरी है तो प्राइमरी हो गया। इसी तरीके से अगर मैं क्या कर दूँ, एक कार्बन और इससे जोड़ दूँ, एक हाइड्रोजन जोड़ दूँ, ये हाइड्रोजन तो ये हमारे पास ये सेकेंडरी हो जाएगा। इसी तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसी तरीके से हमारे पास में क्या हो सकता है, अगर ये कार्बन, इससे मैं तीनों कार्बन जोड़ दूँ, तीनों के तीनों वैलेंसी खत्म है, तो हमारे टर्सरी बेंजाइलिक हैलाइड हो सकता है। तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, बेंजाइलिक कार्बन कि ऐसा कार्बन जो बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हो और उससे जुड़े हुए हेलोजन को बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहीं पे एल्कोहल आ जाएगा तो बेंजाइलिक एल्कोहल बन जाएगा। अब यहीं पे आता है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड यहीं से आता है। बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन पे अगर हमारा CHO जुड़ गया तो इसको बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, हालांकि आने वाले चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया sp3 हाइब्रिडाइज के बेसिस पे। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बेसिस पे हमारे पास में 3 तरीके के एल्किल हैलाइड हैं। एक तो हमारा एल्किल हैलाइड है, दूसरा एलाइलिक है, तीसरा बेंजाइलिक है। ठीक है, अब एल्किल हैलाइड में हम देख लिए कि डायरेक्ट अगर सिंगल बॉन्ड से अगर जुड़ा है तो एल्किल हैलाइड प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों हो सकते हैं। एलाइलिक क्या, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन से अगर जुड़ा तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। बेंजाइलिक क्या, अगर डायरेक्ट बेंजीन से अगर हेलोजन, बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन से अगर हेलोजन जुड़ा तो उसको आप बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पे। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के बेसिस पे हमको केवल 2 ही पढ़ना है, एक विनाइलिक हैलाइड है, दूसरा एरिल हैलाइड है। विनाइलिक क्या कहता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से ही डायरेक्ट अगर हेलोजन जुड़ा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये साइक्लिक भी हो सकता है, ओपन चेन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से एरिल के यहाँ अगर डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ अगर हेलोजन है तो उसको बोलते हैं एराइलिक हैलाइड। ये इनका दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइज होगा।
चलिए नॉमेनक्लेचर में हम देख लेते हैं। तो इनका दो नाम होता है, कॉमन नेम होता है, एक आईपीसी नेम होता है। कॉमन नेम में हम हेलो इसको आरएक्स को बोलते हैं, कॉमन नेम में आरएक्स को कॉमन नेम में बोलते हैं एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड बोलते हैं। आईपीएससी में हम इसको क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन बोलते हैं, जो कि हमारे चैप्टर के नाम है, हेलो एल्केन बोलते हैं। इसी तरीके से अगर बेंजीन पे अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉमन में एरिल हैलाइड, और आईपीसी में बोल देते हैं हेलो एरिन। ये तो हम लोग देख लिए। तो यहाँ पे हमारे पास में अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये तो देख लिए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अगर इसका मैं आईपीसी लिखूँ 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले कार्बन से ब्रोमीन जुड़ा हुआ, इस वजह से नाम क्या पड़ जाएगा आईपीसी में 1 ब्रोमोप्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है हमारे पास, 3 को प्रोपो बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया। अब आईपीसी में क्या बोलते हैं, इसको एल्काइल बोलते हैं, 3 कार्बन के एल्काइल को बोलते हैं प्रोपाइल, इस वजह से इसका नाम प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। ये हमारा क्या है, इसका अगर नाम रखते हैं तो ये हमारा क्या है। अब आइसो क्या होता है, CH3 CH3। अगर यहाँ से हमारे पास में सेकेंड कार्बन से अगर मेथाइल जुड़ा हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसो बोलते हैं। और नियो क्या होता है हमारे पास में, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अगर इससे डायरेक्ट हमारे पास हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम नियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जैसे नियो पेंटाइल, ये हमारा नहीं, तो ये हमारा नियो होता है। ठीक है, ये हमारा नियो होता है। अगर हमारे पास में क्या है, इसी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, नियो पेंटाइल बोलेगा, नियो पेंटिल क्लोराइड, जैसे बोलता है नियो पेंटिल क्लोराइड। नियो पेंटिल क्लोराइड का अगर मुझे नाम लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, ये कार्बन है, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो 5 कार्बन मतलब पेंटाइल होना चाहिए, इसी को बोलते हैं नियो। इससे किसी भी कार्बन से अगर हेलोजन जोड़ दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा, सिंगल मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट जो देता है वो हमारा नियो पेंटाइल क्लोराइड देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, आइसो हो गया। ठीक, तो अगर आइसो क्या है, दूसरे कार्बन से अगर एक वैलेंसी, दूसरे कार्बन पे मिथाइल जुड़ी है और उससे वैलेंसी खाली अगर है तो उसको बोलते हैं हम आइसो बोल देते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या, 1 2 3 4 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। आईपीसी तो पता ही, 1 2 3, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है तो 2 पे मिथाइल, 1 पे क्लोरो, तो अल्फ़ाबेट में पहला लेटर C आता है, तो इस वजह से 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे इसको तो सब जानते हैं, ब्रोमोबेंजीन कॉमन में भी बोल सकते हैं, आईपीसी में ब्रोमोबेंजीन इसको भी बोल देते हैं। अब ये हमारा क्या है, ये ग्रुप के बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, उसके बगल वाले को मेटा, उसके बगल वाले को पैरा बोलते हैं। तो हमारे मेटा पे ब्रोमीन लगा हुआ है, इस वजह से इसको बोल सकते हैं मेटा डाई ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं, या 1 2 3 यानी कि क्या बोल सकते हैं इसको, 1,3 डाई ब्रोमोबेंजीन बोल सकते हैं। इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5, 1,3,5 ट्राई ब्रोमोबेंजीन इसको बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं एक तरीके से सिन ट्राई ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, ये हमको क्वेश्चन दिया गया, ये हमारा क्या है, नियो पेंटिल क्लोराइड है, इसका कॉमन नेम क्या होता है, नियो पेंटिल क्लोराइड, जो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, नियो पेंटिल क्लोराइड है। अब इसका अगर आईपीसी लिखेंगे 1 2 3, तो 1 पे मेथक्लोरो है, 2 पे 2 मेथाइल, तो नाम क्या होगा, पहले अल्फ़ाबेट में Cl आएगा, तो किसी लेटर, तो 1 क्लोरो 2 डाईमेथाइल प्रोपेन हो जाएगा। इसका हमारा नाम क्या होगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। 1 2 3, 2 पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब कहानी जो फंसती है, ये तो सबको आता है, अब जब कहानी जो फंसती है वो हमारा जेमिनल भी सबको पता है, विसिनल भी पता है, लेकिन जेमिनल और विसिनल का आईपीसी नेम हम कैसे याद करेंगे। आईपीसी तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन कॉमन नेम में फंसते हैं। तो कॉमन में क्या होगा, जैसे अगर ये हमारे पास में कार्बन है, ये कार्बन है, अगर एक ही कार्बन से अगर 2 Cl जुड़े हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, जेमिनल, ये तो सबको पता। अगर एक कार्बन से अगर 2 हेलोजन अगर जुड़ जाते हैं अलग अलग कार्बन के, यानी कि पास वाले एडजेसेंट कार्बन पे अगर जुड़ते हैं एक Cl, तो इसको बोलते हैं विसिनल बोलते हैं। ये हमारा विसिनल हो गया, ये हमारा जेमिनल हो गया। अब यहाँ से हम इसको कॉमन नेम में हम याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करने का ट्रिक जो है, यहाँ पे विसिनल में 2 Cl हैं, 2 मतलब डाई होता है, तो इस वजह से इसका नाम होगा डाई क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही पे जुड़ा है, इस वजह से इसको क्लोराइड खाली याद कर लो। तो विसिनल में 2 बगल बगल कार्बन पे हमारे Cl जुड़े हुए हैं, मतलब डाई, तो डाई क्लोराइड। तो एथाइलिन 1 2 2 कार्बन को एथाइलिन बोलते ही हैं। अगर एथाइलिन क्यों बोले, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एलिमिनेशन करा दूंगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो इस वजह से इसका नाम पड़ जाएगा एथाइलिन डाई क्लोराइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एथाइलिडीन। एथाइलिडीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर हटेगा तो हमारा क्या बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड बनने के चांस, ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, इस वजह से एथाइलिडीन क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, अगर एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं
2 Cl हैं तो उसका नाम हो जाएगा कॉमन में एथाइलिडीन क्लोराइड। अगर 2 पास पास वाले कार्बन से जुड़े हैं तो उसको बोलते हैं एथाइलिन डाइक्लोराइड। 2 Cl तो डाई, ये हमारा विसिनल है, हमारा जमीनल है। कॉमन नेम में IPC नेम तो लिख ही सकते हैं। 1 पे 2 Cl लगे हैं तो 1,1 डाइक्लोरोएथेन, 1-2 कार्बन पे लगे हैं तो 1,2 डाइक्लोरोएथेन हो जाएगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब यहाँ से भी कन्फ्यूजन है तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ये एलाइल ब्रोमाइड पूछा है तो एलाइल ब्रोमाइड का IPC नेम डायरेक्ट पूछ सकता है। तो एलाइल कार्बन क्या होता है हम लोगों ने देख ही चुका, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाले कार्बन को बोलते हैं एलाइल कार्बन। इसे डायरेक्ट ब्रोमीन जोड़ दो, वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारा क्या एलाइल ब्रोमाइड हो गया। विनाइल क्या होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्टली Cl जोड़ दो तो हमारा विनाइलिक हो जाता है। टर्सरी क्या होता है कि ये हमारा कार्बन है, इससे डायरेक्ट हमारा ब्रोमीन अगर जुड़ जाएगा तो हमारा टर्सरी हो जाएगा। अगर हमारा टर्सरी कार्बन से करके वैलेंसी खाली तो उसको आप टर्सरी बोलते हैं। नियो क्या होता है, नियो तो हम देख ही चुके हैं, ये हमारा नियो आप जो है चारों के चारों कार्बन की वैलेंसी जो है चारों कार्बन से सेटिस्फाई करके किसी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन अगर जोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, नियोपेंटाइल हैलाइड बोल देते हैं। तो अगर ब्रोमीन होगा तो नियोपेंटाइल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब इसी तरीके से ये हमारा हमको दिया गया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन है तो इसको बोलते हैं बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर IPC में लिखोगे तो 1 कार्बन से ही बेंजीन जुड़ी तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फेनाइल मेथेन बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि IPC में जो है प्रेफरेंस होती है तुम्हारी फंक्शनल ग्रुप मिनिमम होना चाहिए, बाकी तो साइड में आ जाएगा कैसा भी हो। ये होता हमारा CH2Cl2 को इसका IPC नेम तो सबको पता होता है, लेकिन कॉमन नेम क्या इसका नाम होता है मेथाइलिन क्लोराइड। ठीक है, तो इसको अगर बोला जाएगा तो हमारा कैसा मेथाइलिन क्लोराइड, ये तो क्लोरोफार्म हो गया, ब्रोमोफार्म हो गया, ये तो सबको पता। कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये N प्रोपाइल बेंजीन, N प्रोपाइल फ्लोराइड मतलब 3 कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ डायरेक्ट स्ट्रेट चेन है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला है कि C5H11Br, आपको इसको तो डायरेक्ट याद कर लो, हो सकता है NCERT में एज दे दे, C5H11Br। ठीक है, तो हमारा क्या है, इसमें किसी भी तरीके का डबल बॉन्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि ये हमारा एल्केन का फार्मूला है, इस वजह से डबल बॉन्ड नहीं है। एल्केन में कभी डबल बॉन्ड होता ही नहीं। तो इस यहाँ पे हमसे बोला भी है इसके 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनते हैं, तो डायरेक्ट याद कर लो 5 में क्या बनेगा, 8 आइसोमर बन जाएगा। अब इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी पहचान ही सकते हैं। अगर प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी जुड़ा होगा तो सेकेंडरी, टर्सरी से जुड़ा होगा तो टर्सरी ब्रोमाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इनका IPC देख लो, इनका IPC यहाँ पे कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले क्या प्रेफरेंस हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में मोर सब्स्टिट्यूएंट चेन। तो फंक्शनल ग्रुप होता है, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड आता है, उसके बाद में साइड चेन आ जाती है, हमारा प्रेफरेंस है। तो हमारे पास में यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप तो मेन तो कोई है नहीं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड हमारे पास ये चला जाएगा, तो यहाँ से हम काउंटिंग अगर रखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे ब्रोमीन तो 4 ब्रोमो, 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन हो जाएगा। अब इसके यहाँ पे साइड चेन तो कुछ है नहीं, ये हमारा Br लग गया 4 ब्रोमो, 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पे इन लगा तो पेंट 2 इन हो गया। इसी तरीके से इसका भी अगर करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ये 1 पे है तो 1 2 3 4, तो 3 पे Br है और 2 पे मेथाइल है, तो क्या होगा, B पहले आता है तो 3 ब्रोमो 2 मेथाइल ब्यूट1, क्योंकि 4 कार्बन है। इसको अगर देखेंगे इसमें भी सेम कहानी कर करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 4 पे Br 3 पे मेथाइल, तो 4 Br 3 मेथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट, 2 पे इन है तो पेंट 2 इन हो गया। इसमें अगर देखोगे क्या है, सेम कहानी 1 2 3 4, तो हमारा क्या है, 4 पे Br लगा है, 3 पे मेथाइल लगा है, तो ये थोड़ा प्रेफरेंस इसका उल्टा होगा। क्यों, क्योंकि इधर से भी इसको 2 मिल रहा है और इधर से भी 2 मिल जाएगा, इस वजह से इसको हमको क्या है, मिनिमम नंबर भी अप्लाई करना है। तो 1 2, इधर से भी 2 मिल रहा है, इधर से भी 2 मिल रहा है, इस वजह से अल्फ़ाबेट में मिनिमम नंबर मिलना चाहिए उसको, 1 2 3 4। तो 1 पे Br 2 पे मेथाइल, तो 1 ब्रोमो 2 मेथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूट, दूसरे पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन हो गया। इसमें अगर देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम कहानी 1 2, ये भी 1 2 है, ये भी 1 2 है, इस वजह से 1 2 3 4, तो 1 पे Br तो 1 ब्रोमो केवल लगेगा। अब 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन हो गया। इसमें भी अगर देखना तो क्या कर सकते हैं, ये 1, अब इसको यहाँ से कर लेंगे क्योंकि यही हमारा मिनिमम नंबर पड़ गया 1 2 3। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया, 2 पे मेथाइल है और 3 पे ब्रोमो है, तो 3 ब्रोमो 2 मेथाइल प्रोपीन हो जाएगा हमारा,
ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे IUPAC हो गया। अब यहाँ पर भी कुछ दिए, इनको भी देख लेते हैं। 2-chloro-3-methyl-pentane, 2-chloro-3-methyl-pentane। तो पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन की चैन स्टेट बना दिए। 2 पे क्लोरीन, 1 2 3 4 5, 2 पे क्लोरीन, 2 पे Cl लगाओ। 3 पे मेथाइल है, 3 पे मेथाइल लगा दो। ये हमारा इसका नाम हो गया IUPAC। तो 1 2 पे क्लोरीन, 3 पे मेथाइल, पेंटेन हो गया। 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 एथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन तो पहले साइक्लोहेक्सेन बना लो, ठीक है। 1 पे Cl लगा दो, 4 पे एथाइल, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या है, एथाइल, तो यहाँ पे क्या लगा दें, C2H5 हो गया। तो ये हमारा इसका नाम हो गया। 4 टर्टरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो इसमें आइडोहेप्टेन, हेप्टेन मतलब 7 कार्बन। तो 7 कार्बन की चेन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। 3 पे आयोडीन, 1 2 3, यहाँ पे 3 पे आयोडीन, तो 3 पे आयोडीन लगा दिए। 4 पे टर्सरी, तो यहाँ पे टर्सरी। अब बात फंसती, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होगा। टर्सरी क्या होता है हमारे पास में, अगर कार्बन से तीसरी टर्सरी कार्बन से अगर वैलेंसी खाली है तो हमारा टर्सरी हो जाएगा। तो यहीं पे हम जोड़ देते हैं इसको। तो 1 2 3 और ये रहा 4। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल। तो नाम क्या पड़ गया, 1 2 3 4। तो 3 पे आयोडीन है और ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है। तो यहाँ पे बी पहले आ जाएगा, इस वजह से पहले आ जाएगा। तो 4 टर्टरी 3 आइडोहेप्टेन हो जाएगा इसका नाम। 1 4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 4। 2 पे डबल बॉन्ड, 2 पे डबल बॉन्ड। 1 पे ब्रोमीन, तो यहाँ पे ब्रोमीन। 4 पे ब्रोमीन, 4 पे ब्रोमीन। तो ये हमारा नाम पड़ गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट 2इन हो गया। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन। ये IUPAC देने के चांस हैं नीट में। ये नीट 26 में आने के चांस हैं, यहाँ से IUPAC डायरेक्ट सेम। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन। तो सबसे पहले क्या बोला है, मेथाइल बेंजीन। तो मेथाइल बेंजीन लिख लो। तो मेथाइल बेंजीन क्या होता है, ये हम पहले मेथाइल बेंजीन बना लेते हैं। मेथाइल बेंजीन, तो बेंजीन तो पता बेंजीन हो गया, ये मेथाइल है तो मेथाइल बेंजीन। अब इसी को बोलते हैं टॉलुइन भी बोलते हैं, ठीक है। 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन, ठीक है। तो 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन लगाओ, 4 पे सेकेंडरी, 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो यहाँ पे लगा दिए ब्रोमीन, ठीक है। 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मेथाइल बेंजीन। 2 पे मेथाइल, अच्छा ठीक है, 2 पे मेथाइल है, 2 पे मेथाइल, ठीक है। ये 1 पे ब्रोमीन लगा दिए, 2 पे मेथाइल लगा दिए, ठीक है, ठीक है। 1 पे ब्रोमीन, 2 पे मेथाइल और 4 पे क्या लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्या होता है, 1 2 3, ये रहा 4। तो अगर ये हमारा है, तो अगर इसको बोलते हैं हम क्या, सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल बोलते हैं। अब इसी को हमको जोड़ देना है, तो सी 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 सी, ये हमारा बन जाएगा 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमीन, 2 पे मेथाइल, 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो 1 ब्रोमो पहले आ जाएगा, इसमें भी आर पहले आता, यू बाद में आता, इस वजह से ब्रोमो पहले, ब्यूटाइल बाद में, और एम तो लास्ट में जाता ही है। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमीन और 4 पे सेकेंडरी ब्यूटाइल और 2 पे मेथाइल बेंजीन। ये हमारा इसका IUPAC है। तो ये चांस आ सकता है नीट 26 में। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब क्या कहते हैं, हेलोजन एटम की अगर बात करते हैं इसमें, तो कार्बन और हेलोजन एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है हेलोजन एटम की ज़्यादा होती, कार्बन की कम होती। इस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, हेलोजन पे निगेटिव चार्ज। जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं उनको बोलते हैं लुईस एसिड, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है। ये हेलोजन है तो क्या होगा, लुईस बेस की तरह, ठीक है। अब जो लुईस बेस होते हैं यही तुम्हारे क्या बनते हैं, आगे चल के न्यूक्लियोफाइल बन सकते हैं, ये आगे चल के इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि हेलोजन एटम, यहाँ पे अगर देखोगे तो हेलोजन कैसा, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है कार्बन से, इस वजह से एक ऐसा बॉन्ड होता है, पोलर बॉन्ड होता है। तो कार्बन पे पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ गया, हेलोजन पे पार्सली निगेटिव चार्ज आ गया। अब क्या कहते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप टू बॉटम अगर चलते हो तो सबको पता है साइज बढ़ता है, तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ जो है साइज के डायरेक्टली है, बॉन्ड लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम।
साइज ऑफ एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो हम क्या यहाँ पे ये ऑर्डर भी ये भी दे सकता, कभी कई बार पूछा भी गया है। तो सबसे ज़्यादा आर आई, फिर आर बी आर, फिर आर सी एल, फिर आर एफ, ये ऑर्डर है इसका, किसका, साइज का, ये साइज का है। और यही तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, साइज एंड बॉन्ड लेंथ, सेम ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, एल्किल हैलाइड जो हैं सबसे बढ़िया बनाए जा सकते हैं एल्कोहल से। अगर एनसीईआरटी में स्टेटमेंट बोल सकता है एल्किल हैलाइड सबसे बढ़िया किससे बनाए जाते हैं, तो हम बताएंगे एल्कोहल से। इसी तरीके से क्वेश्चन एक और आ सकता है कि वर्ल्ड वाइड फिनॉल किससे तैयार किया जाता है। फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड वर्ल्ड वाइड, फिनॉल कैन बी प्रिपेयर्ड वर्ल्ड वाइड। सबसे ज़्यादा फिनॉल किससे बनाया गया पूरी दुनिया में, तो हमारा जो आंसर होने वाला है वो क्या होगा, क्यूमीन। अब लोगों को क्यूमीन भी नहीं पता होगा, क्यूमीन क्या होता है। क्यूमीन को बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन इसको बोलते हैं। अब आइसोप्रोपाइल बेंजीन क्या होता है, ये भी फार्मूला डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हमारा बेंजीन है, इससे डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ दो। आइसो क्या होता है, अगर दूसरे कार्बन से अगर वैलेंसी खाली तो उसको आइसो बोल देते, तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल बेंजीन हो गया। तो फिनॉल जो है वर्ल्ड वाइड हमारा जो है क्यूमीन से ही बनाया जाता है, एनसीईआरटी में दिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो इसी तरीके से एल्किल हैलाइड जो हैं सबसे बढ़िया तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं एल्कोहल से, वो भी आसानी से, ठीक। अब यहाँ से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाता है, इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो आर सी एल की बॉन्ड लेंथ, सॉरी डाइपोल मोमेंट, आर सी एल का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा फ्लोरीन से, उसके बाद में आर बी आर, उसके बाद में आर आई। तो ये हो जाएगा इसका डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर हो जाएगा। और बाकी तो वही है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है इसकी, बढ़ रही है, ये वाली सबसे ज़्यादा है। और बॉन्ड एंथैल्पी में क्या होगा, बॉन्ड एंथैल्पी उल्टा हो जाएगी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, साइज के उल्टा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है क्लोरीन की डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन से ज़्यादा होता, बाकी सबसे फ्लोरीन ज़्यादा रखता है लेकिन क्लोरीन से कम रखता है। अब यहाँ से कहानी आती है एनसीईआरटी की। तो यहाँ से क्या है कि यहाँ पे बोला है कि अल्कोहल में हाइड्रोक्स OH ग्रुप होता है, इसको हम हैलोजन से रिप्लेस कर देते हैं, किसका यूज़ करके, कंसनट्रेटेड हैलोजन एसिड का यूज़ करके, फास्फोरस हैलाइड का यूज़ करके, ये सब यूज़ कर लेते हैं। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, अब इससे पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। एक होता है ल्यूकास रीजन। ल्यूकास रीजन क्या होता है, डायरेक्ट बोलता है एनहाइड्रस, नीट में पूछा भी गया है, एनहाइड्रस ZnCl2 और कंसनट्रेटेड HCl, ये हमारा होता है लुकास रीजन, ये हमारा लुकास रीजेंट होता है। इसका जो यूज करते हैं, यूज टू डिफ्रेंशिएट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल। कैसे पहचानेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी और मिल्की कलर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्बिडिटी और मिल्की कलर। अब यहाँ से और देखते हैं अगर, तो इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री एल्कोहल ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो जो 3 डिग्री एल्कोहल होता है वो टर्बिडिटी देता है विद इन अ सेकेंड, गिव टर्बिडिटी विद इन सेकेंड, ये दिया गया एनसीईआरटी में। और जो 2 डिग्री होता है विद इन 5 मिनट, और जो 1 डिग्री होता है ये मोर देन 30 मिनट, मोर देन 30 मिनट। तो इस तरीके हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एक और टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं विक्टरमेयर टेस्ट, जो भी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज किया जाता है, विक्टरमेयर टेस्ट। अब विक्टरमेयर टेस्ट में याद कर सकते हैं RBC, रेड ब्लड कार्बोक्सिल, तो सबको पता है। इसको याद कर सकते हैं 1 2 3, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। तो रेड, R फार हो गया रेड, ब्लू फार, B फार हो गया ब्लू, और C फार हो गया कलरलेस। तो हमारा जो विक्टरमेयर टेस्ट अगर देगा, तो विक्टरमेयर टेस्ट में प्राइमरी अल्कोहल रेड कलर देते हैं,
सेकेंडरी अल्कोहल ब्लू कलर देते हैं, टर्सरी अल्कोहल कोई कलर ही नहीं देते हैं। इस वजह से हम केवल एनसीईआरटी में जो दिए हैं वो यही 2 रिएजेंट दिए हैं जिससे हम अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या कहता है। तो अब यहाँ से एक होता है थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड जो है इसका फार्मूला होता है SOCl2। ये सबसे बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो साइड प्रोडक्ट होती हैं वो गैसेज होती हैं, तो जो ये गैसेज होती हैं आसानी से स्केप हो सकती हैं, तो आपको प्योर एल्कली हैलाइड मिल सकता है। तो इसमें रिएक्शन में प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल जो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 जिसको आप लुकास रिएजेंट बोलते हैं। टर्सरी अल्कोहल के साथ बहुत बढ़िया से रिएक्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरा अगर देखोगे तो टर्सरी अल्कोहल में अगर OH हटा भी दोगे तो टर्सरी कार्बोकटन ज़्यादा स्टेबल होता है, तो इस वजह से भी देख सकते हैं, यही रीज़न भी है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेटमेंट भी बन सकता है कि अगर हम एल्किल ब्रोमाइड अगर बनाते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड को बनाने के लिए हमको कांस्टेंट बॉयल करना पड़ेगा HBr को। HBr का परसेंटेज लिया जाता है 48%। अगर आपको एल्किल आयोडाइड अगर बनाना होगा एल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम और पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ में या NaI के साथ में, जिसको अभी बोलेंगे आगे फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, तो उसमें जो हमको मिलता है वो आर्थोफॉस्फोरिक एसिड लिया जाता है 95%। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल का क्या होगा? हेलो एसिड यानी कि HX के साथ, हेलो एसिड को बोलते हैं HX। ठीक, इसके साथ में कितना होगा 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब इसी तरीके से फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड यानी PBr3 और ट्राई आयोडाइड हो गया PI3 हो गया, ये इन सीटू तैयार किए जाते हैं। ठीक है, बाय द रिएक्शन रेड फास्फोरस भी ब्रोमीन और आयोडीन। अभी रिएक्शन देख लेते हैं, तो अभी इसको हटा देते हैं, देखते हैं यहाँ पे हमको क्या दिया। ये हमको दिया गया लुकास रीजन। लुकास रीजन क्या करता है? अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, तो हमारा Cl RCl बन गया, H2 बन गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो OH हटाना Cl जोड़ना, ये माइनस होगा प्लस होगा, Na पे प्लस होगा Br होगा। अब H2SO4 के पास में हमको H प्लस मिलेगा, साथ में HSO4 माइनस मिल जाएगा। तो एक H जो है OH के साथ चला गया तो H2 बना देगा, और ये OH हट के Br लग जाएगा तो RBr बन गया, और Na और HSO4 मिल करके NaHSO4 आपको सॉल्ट दे देगा। ये PX3 है। यहाँ पर क्या होगा, ये 3 हैलोजन, इस वजह से हमको 3R लेना पड़ा, तो ये 3 OH हट करके P के साथ जुड़ जाएगा और हमको ये बन जाएगा। तो कुछ ऐसा दिखता है। तो अगर ये बोलोगे, इसको बोलते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, जो कैसा होता है? ट्राई बेसिक होता है। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड कैसा है? ट्राई बेसिक है, ट्राई बेसिक है। अब इसी तरीके से इसमें क्या करोगे, एक H के साथ सील दे सकते हैं। इसको याद करने का तरीका ऐसे याद कर सकते हैं, ROH, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl2, ये Cl2, ये Cl2, तो इसमें से ऐसे निकाल दो, तो RCl निकल गया, HCl निकल गया, और POCl3 बन गया हमारे पास। कौन ये? अब यहाँ पे अल्कोहल से हम रेड फास्फोरस H2 के साथ कर सकते हैं, तो OH हटा के हेलोजन दे देंगे तो RX बन जाएगा। ये हमारी इसको बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। थायोनिल क्लोराइड, इसमें क्या होगा, इसको याद कर सकते हैं, ये ऐसे ROH, ये Cl, ये Cl, ये डबल बॉन्ड, तो ये ऐसे निकाल सकते हैं, तो RCl बन गया, HCl बन गया, और SO2 निकल गई। तो यहाँ पे हमारे पास में जो गैसियस जो साइड प्रोडक्ट होता है इसका, वो गैसियस होता है, इस वजह से सबसे बेस्ट रिएक्शन मानी जाती है। इस रिएक्शन का नाम होता है डार्जन्स रिएक्शन। ये हमारी क्या है? डार्जन्स रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी दिया गया है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्किल क्लोराइड इज कैरीड आउट बाय आइदर पासिंग ऑफ ड्राई HCl गैस in the solution of alcohol by heating a mixture of alcohol concentrate aqueous halogen acid। तो मतलब आप इनको इसके साथ में एल्किल हैलाइड एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए आपको HCl के साथ में पास कर सकते हैं अल्कोहल के साथ, और या तो आप कंसनट्रेटेड कोई हेलोजन एसिड के साथ पास कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, शायद कुछ गड़बड़ है। तो यहाँ पे जो है हमारे पास में, ठीक, तो इसका नाम जो H3PO3 है, H3PO3 जो है इसको बोलते हैं आर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसको बोलते हैं फास्फोरिक एसिड।
ये कैसा होता है, डाई बेसिक होता है, ये ट्राई नहीं है, ये डाई बेसिक होता है। अब यहाँ पे क्या है कि एल्किल हैलाइड जो हैं, एरिल हैलाइड जो हैं वो, इनके डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप फिनॉल से अगर बनाना चाहते हैं एरिल हैलाइड को तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फिनॉल के पास में लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया, जिसकी वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रिक्वायर हो गया, तो उसको बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल है। तो हम बनाते हैं हाइड्रोकार्बन से, कौन, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड बनाते हैं एल्केन से, तो एल्केन से बनाएंगे फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल को हम कार्बोकैटायन जैसा ही बिहेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये हमारे पास में वही मार्कोनी का रूल के अनुसार ही चलेगा। तो मार्कोनी का रूल क्या कहता है, आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो उस कार्बन पे जाता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की कमी होती है, तो वो हमारा मेजर होगा। तो ये एक तो यहाँ पे जा सकता है इस कार्बन पे, एक तो इस कार्बन पे जा सकता है, एक तो प्राइमरी पे चला गया, एक तो सेकेंडरी पे चला गया। अब सेकेंडरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा तो ये हमारा मेजर बन जाएगा और ये वाला हमारा माइनर हो जाएगा। एल्कीन से भी बना सकते हैं। अब एल्कीन से हमको बॉन्ड तोड़ना आता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। इसमें किधर भी तोड़ दो, इसको प्लस दे दो, इसको माइनस दे दो, इसको एच को प्लस एक्स को माइनस अपोजिट भेज देंगे तो हमको बन जाएगा। ठीक है, ये है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर मैं केवल पेरोक्साइड इफेक्ट अगर देखा जाए तो केवल HBr पे लगता है, बाकी किसी पर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं लगता। अगर यहाँ पे अगर पेरोक्साइड भी लिखा होता तब भी यही सही होता, कुछ गड़बड़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट केवल लगता है तो HBr पे लगता है और किसी पे नहीं लगता, तो मार्कोनी का रूल के अनुसार ही जाएगा। तो यहाँ पे मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब I- वगैरह जो है, ये उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन की कमी होगी, तो इस पर पॉजिटिव दे देंगे, इसको निगेटिव दे देंगे, तो बॉन्ड की ब्रेकिंग कुछ ऐसी हो जाएगी। तो I पे माइनस H पे प्लस, तो I इस पे चला जाएगा, तो हमारा जो मेजर होगा वो सेकेंडरी वाला चला जाएगा, और बाकी प्राइमरी पे भी जा सकता है तो माइनर हो जाएगा। हाइड्रोजन से भी बना सकते हैं। तो लेबोरेटरी में ब्रोमीन का एडिशन करते हैं द प्रेजेंस ऑफ CCl4, जिससे हमको क्या मिलता है, ये पॉइंट बोल सकते हैं स्टेटमेंट में, रेडिश ब्राउन कलर ब्रोमीन मिलता है। तो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर आपको सोल्यूशन मिल सकता है। तो इससे इसका ये भी पहचानते हैं, अगर आपको रेडिश ब्राउन कलर का अगर आपको सोल्यूशन मिल रहा है, इससे ये कन्फर्म होता है कि उसके पास में डबल बॉन्ड होगा, मतलब वो एल्कीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया, इससे आप क्या बना सकते हैं, एल्कीन से अगर एल्कीन का अगर Br2CCl4 के साथ में अगर रिएक्शन कराते हैं तो आपको विसिनल डाइब्रोमाइड मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला, आपको ये कंपाउंड दिया गया है, ये हमको कंपाउंड दिया गया है CH2CH3। अब यहाँ से बोला है कि अगर फ्री रेडिकल मोनोक्लोनेशन, मतलब एक ही एक Cl जोड़ना है तो कहाँ कहाँ हम जोड़ सकते हैं, तो हम कहाँ कहाँ जोड़ सकते हैं, एक तो यहाँ जोड़ सकते हैं, दूसरा यहाँ जोड़ सकते हैं, तीसरा यहाँ जोड़ सकते हैं, चौथा यहाँ जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ जोड़ोगे तो सेम रिपीट कर जाएगा। तो अलग अलग हमको 4 तरीके के कंपाउंड, हमको 4 तरीके के आइसोमर मिल सकते हैं इससे। तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर हमको 4 मिल जाएंगे, वो हमको यहाँ पे डायग्राम में दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर 4 मिल गए, ये हमको दिया गया है। यहाँ पे ये हमारी रिएक्शन है फिंकलिस्टीन रिएक्शन। फिंकलिस्टीन रिएक्शन और स्वाड रिएक्शन दोनों हैलोजन एक्सचेंज से बनाई हैलोजन एक्सचेंज मेथड से बनती हैं। यहाँ पर आपका जो हैलोजन लिया जाता RX वाला एल्किल हैलाइड, अगर आपको आयोडीन बनाना होगा तो ये आयोडीन नहीं होना चाहिए, अगर आपको फ्लोरीन बनाना होगा तो आपका ये फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, तो NX इसके साथ निकल करके RI बना देगा और NX बना देगा। अब कहानी यहाँ पे ये है, ये तो सबको याद रहता है, यहाँ पे रिएक्शन नहीं दी गई। ये जो मीडियम लिया जाता है वो ड्राई एसीटोन लिया जाता है, ड्राई एसीटोन के साथ, जो कि एनसीईआरटी ये देखो यहाँ दी गई। तो NaCl या NaBr जो यहाँ पे बनता है वो प्रेसिपिटेटेड होता है किसमें, ड्राई एसीटोन में। इस वजह से हम इसको जो है ड्राई एसीटोन मीडियम लिया जाता है। अगर बोल देगा कि फिंकलिस्टिंग रिएक्शन में हम ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं, तो इसका रीज़न जो होगा क्योंकि यहाँ पे NaCl और NaBr को प्रेसिपिटेट करा सकते हैं ड्राई एसीटोन, इस वजह से, और हमारी रिएक्शन फॉरवर्ड चलती रहे। तो सिंथेसिस आप अगर एल्किल फ्लोराइड आपको अगर बनाना है तो आप एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का की हीटिंग करा देते किसी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ में। वो मेटेलिक फ्लोराइड कौन हो सकते हैं, AgF, HgF2 और CO2 और SvF3। ये हमारा हो जाता स्वाड रिएक्शन। ठीक है, तो AgF हो गया, Hg2F2 हो गया। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, Ag+1 में एग्जिस्ट करता है, Hg भी +1 में एग्जिस्ट करता है, तो कभी कभी ये Hg+2 में भी होता है, तो ऐसे याद कर लो Hg, इसको याद ही कर लो क्या है, AgF हो गया, Hg2F2 हो गया और COF2 हो गया,
COF2 और SbF3 में कन्फ्यूजन होता है तो इसको बता देते हैं। वैसे HgF2 तो ठीक है, AgF भी है, तो COF2 में याद कर सकते हैं C और O कितने लेटर, 2 हैं, तो 2 फ्लोरीन हो जाएगा, ऐसे याद कर, तो COF2 हो गया। और SbF3 इसमें भी हैं 2 ही, लेकिन इसको याद ही कर लो और क्या है। चलिए इसमें क्या, इतना तो याद ही करना चाहिए। तो AgF, Hg2F2, COF2 और SbF3 ये हमारे क्या होते हैं, अगर ये हमारे क्या मेटल फ्लोराइड हैं तो इनकी प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोजन एक्सचेंज कराते हैं तो आपको एल्किल फ्लोराइड मिलता है। और आपको अगर एरिल ब्रोमाइड अगर बनाना होगा, एरिल फ्लोराइड, तो एरिल फ्लोराइड बनाने की रिएक्शन एक ही है NCERT में, वो आपको MIC में पढ़ना है, हालांकि यहीं पे बता देते हैं एक बार। तो हमको क्या दिया गया है, ये डाइजोनियम सॉल्ट है N2+Cl-, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक एसिड इसको बोलते हैं। तो इसकी प्रेजेंस में होगा तो हमको क्या मिलता है, ये प्लस होगा माइनस होगा, तो Cl की जगह पर आपको BF4 मिल जाएगा, तो N2+ और BF4-, ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट इसको बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट मिलता है। अगर मैं इसके पास 2 कहानियाँ यहाँ से चलती हैं, यहाँ से 2 रिएक्शन करा सकते हैं। अगर मैं इसकी खाली हीट करा देता हूँ तो हमको क्या मिलता है, हीट करा देते हैं तो आपको डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा, N2 निकल जाता है और साथ में BF3 निकल जाता है। ये हमारी होती बाल्ज सीमेन, ये वाली बाल्ज सीमेन रिएक्शन हो जाती। अगर मैं यहीं पे हीट कराऊं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर नाइट्रेट तो हमको जो मिलता है वो डायरेक्ट NO2 मिल जाएगा, ये आपको एमाइंस में मिलेगी। तो अगर इसके पास 2 कहानियाँ, अगर बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट की रिएक्शन अगर खाली हीट कर देते हैं तो आपको एरिल फ्लोराइड मिल सकता है, अगर अगर CuNO2 के साथ अगर हीट करते हैं तो आपको नाइट्रोबेंजीन मिल सकता है। इससे दोबारा आपको एनिलीन बनाना होगा तो दोबारा ही बना सकते हो रिडक्शन वगैरह करा करके। चलिए, तो ये हमारी स्वाज रिएक्शन हो गई। तो स्वाज रिएक्शन में क्या है कि हम क्या करते हैं, मेटल फ्लोराइड का यूज करते हैं और एल्किल फ्लोराइड बना देते हैं। केवल आपको 2 ही रिएक्शन पढ़नी है फ्लोराइड की, एक तो एल्किल फ्लोराइड के नाम वाली स्वाज है, दूसरी एरिल फ्लोराइड वाली जो है वो बाल्ज सीमेन रिएक्शन है। हालांकि नाम नहीं दिया लेकिन रिएक्शन दी है। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है अगला, कि जो अगर आपको हेलो एरीन बनाना होगा, तो हमने देखिए हेलो एल्केन देख लिया बनाने की रिएक्शन। अब देखते हैं हेलो एरीन बनाने की रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है, तो एरिल क्लोराइड और ब्रोमाइड को आप आसानी से बना सकते हैं, केवल एरिल क्लोराइड और ब्रोमाइड को, आयोडाइड को नहीं। किससे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन डार्क। तो यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल सकते हैं, यहाँ पे दिया नहीं है तो यहाँ पर आयरन लिया जा सकता है, FeCl3 भी दे सकता है। क्यों, क्योंकि Fe जो होना चाहिए वो +3 में होना चाहिए। तो यहाँ पे आयरन जो है वो क्या है, लुईस एसिड है। लुईस एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर होते हैं। लुईस एसिड जो हैं ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाते हैं। तो क्या करेगा, ये मेथाइल जो है आपको, ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो और पैरा पे बढ़ा देगा, तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो आर्थो पैरा पे चला जाएगा, हमेशा पैरा ज़्यादा होता। अब क्वेश्चन क्या, आर्थो पैरा आइसोमर को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। क्यों सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि उनके मेल्टिंग पॉइंट में डिफरेंसेज होते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन अगर हम आयोडीन के साथ अगर कराते हैं, बाई चांस हम ये समझ लेते हैं कि ये I2 के साथ अगर करा देंगे तो रिवर्सिबल हो जाएगी, दोबारा आपको वही मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी प्रेजेंस में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेता हूँ तो क्या करेगा, HI बना देगा। ठीक है, तो HI को ऑक्सीडाइज करा देगा, HI को मतलब जब आयोडीनेशन कराते हैं तो ये उसको आयोडीन को HI बना देगा, दोबारा I2 नहीं बनने देगा। इस वजह से अगर आयोडो बेंजीन अगर आपको बनानी होगी तो इन द प्रेजेंस ऑफ यहीं पे हमको HNO3 और या HiO3 लेने को पड़ सकता है। आप फ्लोरो कंपाउंड नहीं बना सकते हैं, असर्शन रीजन दे सकता, क्यों नहीं बना सकते हैं, आपको इससे डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाई जा सकती। क्यों नहीं बनाई जा सकती हैं, क्योंकि फ्लोरीन की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। इस वजह से हम फ्लोरोबेंजीन को हम डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से नहीं बना सकते। अब देख लेते हैं सेंडमेयर रिएक्शन।
सैंडमेयर रिएक्शन, ये हमारा इसको बोलते हैं एनिलीन, ये हमारा एनिलीन है। ठीक है, एनिलीन है ये हमारा, वो भी कौन है, प्राइमरी अमाइन भी है, प्राइमरी अमाइन है। तो इसका कराते हैं नाइट्रेशन, ये हमारा क्या है, नाइट्रीफाइंग एजेंट है, तो नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन हो रहा है। तो यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, NO2 प्लस मिलेगा। तो यहाँ से नाइट्रेशन कराते तो हमको मिलता बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड की अगर हमें क्यूप्रस हैलाइड दिया, क्योंकि ये +1 में है तो उसको बोलते हैं क्यूप्रस हैलाइड। क्यूप्रस हैलाइड के साथ करा देंगे तो आपको एरिल हैलाइड बन जाएगा, तो इसका नाम है सैंडमेयर। अगर मैं यहीं पे खाली कॉपर ले लूँ, HCl ले लूँ, हीट दे दूँ, तो यहाँ पे कॉपर 0 में है तो बनेगा सेम, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्लोरीन ही बनेगा, लेकिन रिएक्शन हो जाएगी गटरमैन, नाम कहलाएगा गटरमैन रिएक्शन। एक होती गटरमैन कोच भी होती है। तो गटरमैन कोच में क्या है, तो गटरमैन कोच में डायरेक्ट बेंजीन की रिएक्शन हम CO प्लस HCl के साथ कराते हैं, तो आपको डायरेक्ट क्या मिलता है, बेंजल डिहाइड मिल जाता है। इसको बोलते हैं गटरमैन कोच। इसकी ट्रिक है याद करने की, गटरमैन कोच रिएक्शन। तो हम क्या याद करेंगे, कोच है, तो कोच को हम ऐसे ना लिखें, हम ऐसे लिख दें कोच, कोच यानी कि कोचल, याद करो कोचल, यानी कोच COH कोच अल यानी कि क्लोरीन, तो कोचल हो गया। ठीक है, तो CO प्लस HCl मिलकर के क्या बना देता है, CHO एक तरीके बनाएगा, यही आपको यहाँ पे जुड़ जाता है। तो ये हमारी होगी गटरमैन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या दिया, डाइजोनियम ग्रुप को हम आयोडीन डज नॉट रिक्वायर फॉर द अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट से अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना होता है तो यहाँ पर मुझे क्यूप्रस हैलाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको डायरेक्टली सेकिंग से ही बनाया जा सकता पोटेशियम आयोडाइड। ये हमको दिया गया, नॉर्मली थोड़ा सा हीट दे देंगे हमारा तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा हीट देने से ही हमारा आयोडोबेंजीन तैयार हो जाती है। ये हमको दिए गए, इसको देख लेते हैं। हमको पता है कि केवल HBr पर ही पराक्षर लगता, तो एंटी मार जाएगा, मार्कोनी काप जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव जनरेट करता हूँ, यहाँ पे निगेटिव जनरेट करता हूँ, तो पॉजिटिव सिंगल डबल रेजोनेंस में आ जाएगा, तो हमारा जो Br जाने वाला है वो यहीं पे लग जाएगा। इस केस में अगर देखो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, तो इधर से देने वाले ग्रुप हैं, तो यहाँ पे हमारा Cl लग जाएगा। और यहाँ पे अगर देखोगे तो एंटी मार चलेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा, उल्टा चलेगा क्योंकि परऑक्साइड है, तो हमारा जो Br लगेगा वो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये हमारा टर्मिनल Br हो गया, ये दूसरे पे कार्बन पे Cl हो गया, ये हमारा Br हो गया यहाँ पे, ये हमको दिया गया। अब यहाँ से बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम यूज नहीं करते हैं जब भी हम एल्कोहल की रिएक्शन Ki के साथ कराते। क्यों, क्योंकि जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जो क्या करता है, Ki को ऑक्सीडाइज कर देता है I2 में। इस वजह से इससे आपको एल्किल आयोडाइड नहीं मिल सकता, इस वजह से हम सल्फ्यूरिक एसिड नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या दिया, डिफरेंट टाई हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ प्रोपेन, प्रोपेन के अलग अलग डेरिवेटिव बना सकते हैं, 1 2 3 ये हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो कितने बना सकते हो, यहाँ पे एक डाई हेलोजन 2, यहाँ पे Cl लगा दो, एक Cl यहाँ लगा सकते हो, एक Cl यहाँ लगाओ, एक Cl यहाँ लगाओ, एक Cl और कहाँ लगा सकते हो, यहाँ Cl लगाओ, यहाँ Cl लगाओ, ये लगा सकते हो, एक Cl यहाँ लगा सकते हो, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, एक और बन सकता है, एक यहाँ लगा सकते हो, ये Cl लगा दो, ये Cl लगा दो, ये तो रिपीट कर जाएगा तो ये नहीं बनेगा, तो इतने बनते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 तरीके के बनते हैं। तो प्रोपेन के डाई हेलोजन डेरिवेटिव कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, अब अगला क्या दिया, एमंग आइसोमरिक एल्केन ऑफ C5H12, तो क्या बोला, फोटो केमिकल क्लोरीनेशन करवाना, वो भी सिंगल मोनोक्लोराइड होना चाहिए। तो सिंगल मोनोक्लोराइड क्या क्या है, ये आपको नियोपेंटेन दिया गया है। तो 1 2 3 4 5। ठीक, तो इसका मैं क्या करा दूँ, फोटो केमिकल क्लोरीनेशन, यानी सनलाइट के वजह से मैं Cl2 डाल देता हूँ, तो सिंगल यानी एक ही तरीके का मिलना चाहिए। तो कहाँ कहाँ लग सकता है, एक तो यहाँ लग सकता है, डायरेक्ट यहीं पे Cl लगा देंगे तो ये हमारा बन जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड, ये Cl लगे तो हमारा इसको बोलते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड, इसको बोल देते हैं। 3 इसके आइसोमर भी बन सकते हैं, कितने आइसोमर बना लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं। ठीक है,
एक Cl यहाँ जोड़ सकते हैं। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड बनाने हैं, 4 आइसोमेरिक बनाने हैं, तो इसी में बन जाएंगे। कितने तरीके के बन सकते हैं, एक यहाँ जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे, एक यहाँ जोड़ दे, 3 ये बन गए। एक और बोल सकते हैं ब्रांचिंग करा दें, तो एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, एक यहाँ जोड़ दो, 3 ये बन गए। एक और कर सकते हैं, 1 2 3 ये 4, तो ये तो हमारा नियोपेंटाइल हो ही गया। कितने हो गए, 3 3 3 6 7, 7 तरीके के बन सकते हैं हमारे टोटल आपके आइसोमर। तो वही हमको दिया गया है 4 3 7, तो 7 ही आइसोमर बनते हैं मोनोक्लोरो, तो हमारे 7 बन गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये हमारा क्या है, थायोनिल क्लोराइड। कुछ नहीं करना, OH हटाना, Cl जोड़ना, OH हटाना, Cl जोड़ना। इसमें भी वही, ये हमारा क्या है, बेंजिल अल्कोहल दिया गया है। ये OH रिएक्ट नहीं करेगा, ये वाला करेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला OH का रेजोनेंस में लोन पेयर इन्वॉल्वमेंट है, इसका नहीं, तो इसका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा रेजोनेंस में। इस वजह से ये OH Cl के साथ चला गया और आपको ये ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे CH2Cl हो जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। यहाँ पे क्या करना, एडिशन करना, तो पॉजिटिव यहाँ बना देंगे क्योंकि ये स्टेबल ज़्यादा होगा, तो यहीं पे हम आयोडीन जोड़ देंगे, CH3, ये आयोडीन हो जाएगा। यहाँ पे NaBr है, तो ये कौन सी है, फिंकलिस्टीन हो गई, तो CH3 CH2 आई हो जाएगा। ये हमारा ब्रोमीन सल्फाइड है। ब्रोमीन सल्फाइड के प्रेजेंस में क्या होता है, फ्री रेडिकल चलता है, फ्री रेडिकल चलेगा। हालांकि ऊपर देख लिए हैं, एक बार देख लो दोबारा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर ब्रोमीन अगर यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल चलाते हैं तो कैसा मिलता है, विसिनल डाइहैलाइड मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक Br इधर जोड़ देंगे, एक Br इधर जोड़ देंगे, तो ये कुछ ऐसा दिख जाएगा। ये Br जुड़ा, ये Br जुड़ा। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं कलरलेस होते हैं जब वो प्योर फॉर्म में होते हैं, लेकिन ब्रोमाइड और आयोडाइड जो होते हैं कलर देते हैं जब वो सनलाइट के संपर्क में आते हैं। अब बहुत सारे वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड होते हैं जो मीठी स्मेल देते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट का एक यूनिवर्सल फार्मूला है जिसको हर जगह आप अप्लाई कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट चेक करने का, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वान डेर वाल फोर्सेज। ये आप डायरेक्ट लगा लो तो आपको बॉइलिंग पॉइंट को ऑर्डर में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर दिया गया क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, ये हो गया हमारे पास, क्योंकि इनका मास बढ़ रहा होता है। और यहाँ पे क्या दिया गया है, हाँ, ये वाला आपको PYQ में कई बार 1-2 बार पूछा भी गया है। अब यहाँ पे ये भी दिया गया, देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्किल हैलाइड यहाँ पे इसका मास बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। अब यहाँ से वान डेर वाल फोर्सेज भी बढ़ रहा है, तो वान डेर वाल फोर्स बढ़ने की वजह से आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और सरफेस एरिया भी बढ़ रही है, इस वजह से साइज ज़्यादा होगा तो सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। अब देखो, अब आपको ब्रांचिंग कब लगानी है, तो ब्रांचिंग तब लगानी है जब नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, यानी आइसोमर के केस में ब्रांचिंग लगानी है। तो आइसोमर के केस में ब्रांचिंग अगर बढ़ेगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है। ये आपको नीट में पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ से क्या है, तो यहाँ पे एक पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे, यहाँ पे देखो ब्रांचिंग है, तो ब्रांचिंग बढ़ रही तो बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है, तो ये देखो ये ऑर्डर हो गया इसका बॉइलिंग। अब कहानी जो फंसती, ये आपको हिडन पॉइंट है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है डाइक्लोरोबेंजीन जो आपको ये दिया गया है यहाँ से, ये हमारा, तो ये आर्थो है, ये आर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद करने का जो ट्रिक है यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर रैंडम है, तो हम याद कर सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट पाम से POM, यानी कि गैलियम जो होता है हथेली पे यानी पाम पे मेल्ट हो जाता है, ऐसे याद कर लो। तो पैरा आर्थो मेटा ये हो जाएगा इसका, तो पैरा आर्थो मेटा फॉर्म इस केस में। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बायोलॉजी में पढ़ते हैं ओपीएम, ओपीएम को हम क्या करेंगे, बॉयल कर देंगे, OPM ये हो जाए आर्थो पैरामेटा। ये किस केस में है, डाई हेलोबेंजीन,
डाई हेलोबेंजीन के केस में। तो ये हमारा ऑर्डर हो गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ से असर्शन रीजन स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं कि पैरा आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता आर्थो और मेटा से, क्यों? क्योंकि पैरा जो सिमेट्री शो करता है वो क्रिस्टल लैटिस में फिट हो जाता है, जबकि आर्थो मेटा नहीं होते हैं। डेंसिटी अगर बढ़ेगी, मास अगर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो कार्बन नंबर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे देखो 3 कार्बन है, 3 कार्बन 3 कार्बन 3 कार्बन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो मास बढ़ रहा है, साइज ऑफ हेलोजन एटम, तो इस वजह से इसका डेंसिटी भी बढ़ रही है। डेंसिटी बढ़ेगा तो ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी देखते हैं। अब यहाँ पे जो है हेलो एल्केन जो है स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं पानी में। क्यों होते हैं? क्योंकि ये जितनी एनर्जी ज़रूरी होती है हेलो एल्केन और इसके हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी के बीच में ब्रेक करने के लिए, उतनी एनर्जी ये नहीं रिलीज कर पाते हैं पानी के साथ में। इस वजह से इनका जो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बना सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड जो पानी के साथ बनता है। इस वजह से हेलो एल्केन जो है पानी में थोड़ा स्लाइटली सॉल्युबल है। तो हाई लोअर वाले सॉल्युबल होते हैं, हायर वाले लगभग इनसॉल्युबल हो जाते हैं। तो वो कहाँ पे घुलेंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ हेलो एल्केन जो है पानी में लो होती है। तो हेलो एल्केन कहाँ घुलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलते हैं। क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर ये उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं जितना उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी होता है। तो सेम स्ट्रेंथ के साथ में जुड़ जाते हैं, ठीक। इस वजह से हेलो एल्केन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इसमें सेपरेट कर सकते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से आपको दिया गया बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। ब्रोमोमेथेन यानी CH3Br दिया गया है। ब्रोमोफॉर्म CHBr3 दिया गया है। क्लोरोमेथेन CH3Cl दिया गया है। और डाईब्रोमोमेथेन CH2Br2 दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ब्रोमीन तो सबसे ज़्यादा है, तो ये तो सबसे पीछे हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन का मास ज़्यादा है। अब 3 ब्रोमीन है, 2 ब्रोमीन है, ये रहा, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा CHBr3। ये अब इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास में क्या हो गया? CHBr3 हो गया। उसके बाद में CH2Br2 हो गया। उसके बाद में CH3Br हो गया। उसके बाद में CCl हो जाएगा। ये हमारे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला भी यहाँ पे इसी तरीके से दिया गया। ब्रांचिंग यहाँ पे देख लो क्या है। 1 क्लोरोप्रोपेन 1 2 3, ये हमारा Cl लगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हमारा यहाँ पे Cl लग गया। 1 क्लोरोब्यूटेन 1 2 3, और ये रहा 4 यहाँ पे Cl। अब देखो यहाँ पे तो आइसोमेरिक लगा सकते हैं ब्रांचिंग, लेकिन यहाँ पर तो क्या है? सबसे ज़्यादा, तो इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फिर इसका हो जाएगा, फिर इसका हो जाएगा। तो 1 2 3 में अगर देखोगे तो 3 1 2 चला जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।